गुड इवनिंग बेटा। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। टुडे we will do samas. Yes beta? Yes मैम। Okay, take out your book, start reading, and I am sharing the screen. राजकुमार, नीलकंठ और चौराहा। राजा का कुमार राजकुमार, नीला है जिसका चार राहों का हुआ चारोहा। इन उदाहरणों में एक से अधिक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार संक्षिप्त करने की प्रक्रिया तरीके को समास कहते हैं। संक्षिप्त मतलब बेटा जानते हो, संक्षिप्त मीन्स होता है छोटा, है ना। तो आपका जैसे राजकुमार, राजकुमार और क्या बोला था आपने वर्ड? राजा का कुमार। राजा का कुमार, है ना। तो राजा का कुमार यानी कि राजा का पुत्र, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? राजकुमार। जो राजा का पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब हमने उसमें से का, जो का क्या चीज है उसमें हमारा? का परसर्ग है। जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने क्रिया को Yes. कर्म से, है ना, वो विभक्ति चिन्ह क्या है? क। हमने उसमें से का को हटा दिया और उसे छोटा कर दिया, तो ये संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास। ठीक है बेटा। और ठीक है मैम। दूसरा वर्ड क्या था आपका? नीलकंठ। नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, है ना। और किसका नीला कंठ होता है? कोई भगवान होते हैं जिनका तीसरा मैम। नीला कंठ होता है? चौराहा। हाँ चार राहों का समूह। हाँ, लेकिन कोई ऐसे भगवान है जिनका नीला कंठ होता है? कैन यू रिकॉल? शंकर। हाँ, शिव जी, शंकर भगवान, है ना। उनका कंठ कैसा होता है? नीला। यानी कि नीला है कंठ जिसका, वो हो गया बहुव्रीहि समास बेटा। ठीक है। ठीक है। तो समास का मतलब क्या है बेटा? अब उन्होंने नीला है कंठ जिसका इतना लंबा ना बोल के उन्होंने क्या बोला? समास से। यस मैम। हाँ, नीलकंठ बोल दिया उन्होंने, उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया बेटा। तो वो क्या हो गया हमारा? समास है मैम। हाँ, यानी कि शब्दों को छोटा करके बोलना क्या कहलाता है? संक्षिप्त मतलब छोटा करके बोलना क्या कहलाता है? समास। ठीक है, आगे पढ़ो। इन उदाहरणों में एक से अधिक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द बनाए गए हैं। इस प्रकार संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या तरीके को समास कहते हैं। संक्षिप्त करना समास यानी शब्द कि का संक्षिप्त करना मतलब संक्षिप्त के नीचे अंडरलाइन करके लिख लो, छोटा करने की प्रक्रिया को। छोटा मतलब शब्दों को छोटा करके लिखने की प्रक्रिया, मतलब मेथड को समास कहते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। आगे। समास शब्द का अर्थ होता है
संक्षिप्त करना या छोटा करना। राजा का कुमार के स्थान पर राजकुमार शब्द भाषा के सौंदर्य की दृष्टि से अधिक उपयुक्त लगता है। इसके लिए राजा और कुमार के बीच की विभक्ति को हटाकर और इन दोनों को निकट लाकर राजकुमार शब्द बना। यह शब्द संक्षेपीकरण द्वारा बना। शब्द संक्षेपीकरण मतलब शब्द को छोटा करने के द्वारा बना, है ना। मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, मैं समझाती हूँ आपको, स्क्रीन पर देख के और अच्छे से समझ आएगा बेटा, ठीक है। 2 मिनट। ठीक है विद पिक्चर बेटा और अच्छे से समझ आएगा आपको, विद पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ। संधि और समास में क्या फर्क समझ आया तुम्हें? संधि में क्या था बेटा, उसमें वर्णों लेटर्स का मिलन था, है ना, यानी कि लेटर्स अल्फाबेट्स का मिलन था। और समास में क्या था, शब्दों का, है ना। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। भाषा को संक्षिप्त, कंपाउंड बताया था मैंने, समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स, है ना। भाषा को संक्षिप्त करने की कला क्या कहलाती है, समास। आप रीड करोगे, मैं करूं? I'll read, मैम। ओके। भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। सामासिक और सटीक शब्दावली अपनी और ध्यान आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करके। आप इसके इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हो अपने पास, अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। जो सामासिक भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है ना। इससे भाषा और क्या होती है, सुंदर लगती है। आपसे कोई ऐसे पूछ ले, समाज से भाषा पर कोई प्रभाव पड़ता है या समाज का भाषा में क्या महत्व है, तो आप क्या बताओगे, भाषा सुंदर और अलंकृत लगती है, सजी धजी लगती है ना। पढ़ो बेटा। यस। अर्थे मन पर प्रभाव डालती है। इससे भाषा अलंकृत और सुंदर बनती है। इट मेक्स द लैंग्वेज ब्यूटीफुल, है ना, एंड अट्रैक्टिव। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों एवं विचारों को व्यक्त करना भी एक कला है। भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ो। दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने की, है ना, भावों या अपने फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की जो आर्ट होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, समास कहलाती है। और भाषा को कैसा बनाती है, समास के द्वारा हमारी भाषा कैसी बन जाती है, इफेक्टिव, है ना, प्रभाव डालने वाली। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके, दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया मतलब मेथड, वो क्या कहलाता है बेटा, समास कहलाता है ना। अब देखो नीचे इन्होंने बताया कि कैसे दो शब्दों को हम छोटा कर सकते हैं। भाई और बहन की जगह हम उसमें ये संयोजक चिन्ह लगा देंगे, डैश लगाया हुआ ना, जो इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हो, इंग्लिश के
कंपाउंड वर्ड्स में हाँ, तो ये जो डैश चिन्ह है इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलोगे? which one में हाँ, तो इस ये इंग्लिश हिंदी में तो इसे बेटा संयोजक चिन्ह बोलते हैं ना, तो कनेक्टर बोल सकते हैं ये जो निशान लगा हुआ है I think that's in English it's called hyphen ना। हाइफन है ना, हाँ हाइफन सही कह रहे हो। तो ये लग जाता है, तो ये शॉर्ट हो गया भाई और बहन, है ना, और हट गया इसमें से, तो ये हमारा क्या हो गया? समास हो गया। आगे पढ़ो। Should I read में? हाँ पढ़ो पढ़ो। जैसे भाई और बहन, भाई बहन, घोड़ पर सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार मतलब घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, सवार, रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाँ शाबाश। नीली है जो गाय, नील गाय, जल में उत्पन्न, जलज या कमल। यानी कि ये जल में उत्पन्न लिखा था, में क्या होता है? परसर्ग चिन्ह होता है, या इसे हम कह सकते हैं कारक चिन्ह, है ना। तो ये सारे Yes, ma'am. बड़े बड़े वर्ड थे, है ना, उसको हमने कंबाइन करके छोटा बनाया, तो क्या हो गया हमारा? समास। अब इसमें इसी में होता है समस पद और समास विग्रह। जैसे उधर था संधि में था संधि विच्छेद, है ना, जो जोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम जो छोटा करके लिखते हैं उसे समस्त पद कहेंगे, कि पूरे सेंटेंस जैसा वर्ड आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह आ रहा है, कि महान है जो, है ना, महात्मा, महान है आत्मा जो महात्मा, तो ये हमारा समस्त पद क्या बना? महान है जो आत्मा का ये पूरा हमारा समस्त पद था, बहुत सारे शब्दों को जोड़कर हमने एक छोटा पद बनाया महात्मा, तो ये समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह क्या कहलाता है? कि हम महात्मा को तोड़ के लिखें, अलग करके लिखना, महान है जो आत्मा, तो वो हमारा समास विग्रह कहलाएगा। पढ़ो, कंटिन्यू। समस्त पद शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, महात्मा, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ या शिवाजी, शिवजी, शिवजी, शिवजी शिवजी। भगवान को नीलकंठ भी बोलते हैं, उनका एक और नाम नीलकंठ है। कंटिन्यू। समास विग्रह समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे स्वर्गन प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, है ना, स्वर्ग को प्राप्त। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आप पहला पढ़ेंगे। अव्ययी भाव कौन सा होता है? जिसमें पहला पद प्रधान या अव्यय हो, जिसका अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, है ना, जिसका कोई खर्च ही ना हो, मतलब जिसको यूज ही नहीं किया जा रहा है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा का उस वर्ड को यूज नहीं किया जा रहा, है ना। आप नीचे बे खटके, तो बिना खटके, खटके के बिना, है ना, तो बे का कोई मीनिंग नहीं है इन्होंने यहाँ पर, तो ये अव्यय हो गया ये शब्द बे, तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। जैसे आजन्म, तो जन्म से लेकर, तो यानी कि जन्म से तो हमें पता चल रहा है मूल शब्द, इसमें आ लगा दिया, आ क्या हो गया हमारा यहाँ पर?
हमारा आ उपसर्ग है। लगा है। उपसर्ग समास में भी उपसर्ग और प्रत्यय भी यूज होते हैं, तो ये हमारा उपसर्ग लगा के बनाया। तो इसका आ का कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो उसका मीनिंग निकल रहा है जन्म से लेकर। तो ये हमारा क्या हो गया, आजन्म। तो आ का कोई यूज तो नहीं है, लेकिन आज इसको हम जब इसका कोई व्यय नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालते हैं, विग्रह करते हैं, तो जन्म से लेकर आजन्म। कानो कान मतलब एक कान से दूसरे कान, है ना। तो ये इससे पता चला कि ये हमारा अव्यय बन जाएगा जब हम पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो, और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान ही है बेटा, जैसे नीला है कंठ, जैसे नहीं, नीला है कंठ नहीं आएगा, जैसे रिपीटेशन होता है, हाथों हाथ, है ना। कानों कान आया कि उसने हाथों ही हाथ ये काम कर दिया, तुरंत कोई काम करना, इस तरह के शब्द होते हैं, वो अव्ययी भाव में आते हैं। दूसरा है तत्पुरुष, पढ़ो, कंटिन्यू। तत्पुरुष समास, जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कर्ता व संबोधन छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शरण को आगत, शरणागत। हाँ, गुरु यानी कि के संज्ञा के लिए रूप में पहला पद बेटा शरण क्या हो गया, नेमिंग वर्ड बन गया, है ना। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन, और नाउन क्या होती है, संज्ञा। तो संज्ञा के रूप में पहला पद यूज किया गया है, तो वो आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास। ऐसे ही गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु कौन है, कोई व्यक्ति तो होगा, कोई नेम, उसका नाम तो होगा, है ना। गुरु किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो नेमिंग वर्ड है, कॉमन नाउन हो गया गुरु, को किसी भी चीज़ के गुरु, है ना। तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु क्या हो गया हमारा, नेमिंग वर्ड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास। पहला पद संज्ञा हो और दूसरा उत्तर पद प्रधान हो, है ना। यस कंटिन्यू। गंगा का, यस मैम, हाँ पढ़िए। गंगा का जल, गंगा जल हम्म रेखा से अंकित, रेखांकित। हम्म जन्म से अंधा, जन्मांध। हम्म गृह में प्रवेश, अंधा क्या हो गया बेटा, उसकी अवस्था हो गृह गई, अंधा प्रवेश। हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, है ना। कैसा, यस अंधा, है ना। तो एक तरह से नेमिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है। घर में प्रवेश, गृही मतलब घर में प्रवेश, तो घर कोई स्थान है, तो ये नेमिंग वर्ड हो गया। ओके, समझ आ रहा है बेटा। यस, समझे मैम। हाँ जी, आगे। तत्पुरुष समास, हम्म कर्म तत्पुरुष, परलोक गमन, अच्छा, आपने परलोक एक है का ना, मैंने आपको, हुक्म। एक सेकंड बेटा, आपको मैंने वो पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं उसे, एक चीज ये पढ़ाई थी मैंने, कारक, याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से कारक यस पढ़ाए थे। मैम। तो वही आ जाएगी, तत्पुरुष समास में कारक भी होते हैं। अब यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना। तो इसमें कैसे पता चलेगा, देखो आपको टेबल याद आ जाएगी, मैं अभी आपको बताती हूँ, लिख के समझाऊंगी तो और अच्छे से याद आ जाएगा आपको। एक सेकेंड, तो इसको स्क्रॉल कर दूं। ये जो है कर्म तत्पुरुष में इन्होंने क्या बताया, आपकी उसकी टेबल होती थी बेटा, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, विजिबल है बेटा। यस मैम। पहला होता था, यहाँ ही लिख देती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से
याद आ रहा है आपको टेबल? ये से का मतलब होता था Yes, साथ, ma'am. वह गेंद से खेल रहा है, गेंद के साथ खेल रहा है, यानी कि उसके हाथ में है गेंद, है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको ये 3 से मैं आपको कराती हूँ पहले, ठीक है? अब इसमें देखो नीचे हम Yes, ma'am. जाएंगे तो नीचे देखो, नीचे लिखा है हमारा सेकंड वाला है कर्म वाला, तो परलोक गमन यानी कि परलोक को गया हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को, अब करण से में क्या, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई, यानी कि के द्वारा या हाथ से लिखी हुई। फिर तीसरी लाइन होती थी हमारा, चौथी होती थी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो देश के लिए भक्ति, है ना? तो यहाँ पे के लिए आ गया। इसमें सारे आपके क्या आ रहे हैं, कारक चिन्ह, सारे कारक चिन्ह आ रहे हैं। अपादान में क्या है, फिर वही कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से। अब ये वाला से आता था अलग के लिए बेटा, हाँ, ये वाला से कब आता था, कोई चीज अलग हो रही हो आपसे। तो यहाँ पे जन्म से अंधा यानी कि उसकी आंखों आंख नहीं है ना, मतलब एक तरीके से उसकी दृष्टि नहीं है, वो अलग हो गया ना, उसकी आंखों में आंख तो है लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है, किसी चीज से वंचित होना, है ना? कहीं से अलगाव आता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। संबंध तत्पुरुष क्या था, जब हम किसी का संबंध दिखाते हैं, राष्ट्रपति भवन यानी कि राष्ट्रपति का भवन आ रहा है बेटा। और अधिकरण तत्पुरुष कब आता है, जब हम किसी पर किसी को आधार लेते हैं, यानी जैसे घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार, घोड़े पर सवार, है ना? समझ आया? तो ये सारे इसमें आते हैं तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास के बाद आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो। हाँ बेटा बोलिए। मैम, हाँ जी बोलिए। नथिंग। नथिंग, ठीक है ना? तो ये कर्मधारय समास होता है। अब इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य याद है आपको? विशेष्य होता है यस मैम। जैसे हम जिस चीज की विशेषता बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा नीला पेन, कैसा पेन, तो पेन क्या हो गया, विशेष्य, पेन की मैं विशेषता बता रही हूँ। विशेषण क्या हो गया, कैसा, कैसा का जो उत्तर आ रहा है नीला, है ना? ऐसे ही उपमान उपमेय का संबंध होता है इसमें कर्मधारय में। अब इधर दे रहे हैं आपको नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, तो कमल कैसा, कमल क्या हो गया हमारा विशेष्य, और नील क्या हो गया, नीला रंग, नील है। हाँ, तो ये विशेषण विशेष्य बता रहे हैं। और लाल टोपी, लाल है टोपी जिसकी, है ना? कैसी टोपी, लाल, और टोपी क्या हो गया, नेमिंग वर्ड विशेष्य, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। किसके बारे में बताया जा रहा है, टोपी के बारे में। तो टोपी कैसी है, लाल, तो लाल क्या हो गया बेटा विशेषण, और टोपी क्या हो गया विशेष्य। आ रहा है समझ बेटा? ऐसे ही उपमान उपमेय, उपमान उपमेय में क्या होता है, किसी की किसी से तुलना की जाती है। अब जिससे तुलना की जा रही है वो उपमेय है, और जिसके साथ की जा रही है वो उपमान है। जैसे चंद्र के समान मुख, यानी कि चंद्रमा तो हो गया हमारा उपमान, चंद्रमा की उपमान दी, उपमा मतलब चंद्रमा से उसके मुख को कंपैरिजन किया जा रहा है, मुख क्या हो गया उपमेय। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ? करिए आप पढ़िए एग्जाम्पल। Which example, ma'am, should I read? हाँ हाँ द्विगु समास। हाँ जी हाँ जी। द्विगु समास, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे चार राहों का समूह। अब इसमें देखो जहां पर हाँ पूर्व पद में संख्या आती है, यानी कि नंबर आ जाता है, तो चार क्या हो गया बेटा, नंबर है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो गया, द्विगु समास। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, दोपहर मतलब दो पहरों का समूह समय। पढ़िए। दो पहरों का समय, दोपहर। नौ ग्रहों का समूह, नवग्रह। नवग्रह, नव मतलब होता है नौ। चौमासा, दार मासों,
मासों का समूह हाँ, यानी कि 4 मंथ्स ग्रुप, चौमासा। ग्रुप ऑफ 4 मंथ्स, है ना। समूह मतलब ग्रुप और मासों मतलब मंथ, ग्रुप ऑफ 4 मंथ्स। तो ये यहाँ पर सब में नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है नंबर आते हैं बेटा, ठीक है। यस मैम। द्वंद्व समास अगला। द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है दोनों। दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीता और राम, सीता राम। हम्म सुख और दुख, सुख दुख। उतार या चढ़ाव, उतार चढ़ाव। हम्म राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा। हम्म हार या जीत, हार जीत। नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास। हम्म जिस समास के समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिवा। अच्छा देखो बेटा, नंबर तो इसमें भी आया त्रिनेत्र में। त्रिनेत्र में तीन, त्रि मतलब होता है तीन, लेकिन इसका मीनिंग थर्ड निकल रहा है। यानी कि बहुव्रीहि समास में होता है बेटा कि आप उसका एक जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी तरह आएगा। Yes. तीन है नेत्र जिसके, फिर उसका मीनिंग तीसरा निकलेगा, ठीक है। तो वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। जिसके तीन नेत्र हैं वो कौन से भगवान जी हैं? शिव जी, ठीक है। ठीक है। दूसरा गिरिधर। गिरि मतलब पर्वत गिरी को। गिरी को धारण करने करने वाले, अर्थात कृष्ण कृष्ण। जी, कृष्ण गिरिधर। भगवान, है ना। कृष्ण भगवान ने पर्वत को धारण किया था ना अपनी उंगली पे। यस मैम। अब पाणी मतलब होता है हाथ, है ना। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में। वीणा पानी। किसके हाथ में? कौन से भगवान जी के हाथ में होती है? सरस्वती जी के। सरस्वती। अगला च है अनंत जिसके, अर्थात छह है आनंद। आनंद कार्तिकेय। मतलब होता है बेटा सिर, जिसके 6 सिर है वो कौन है? षडानन कार्तिकेय जी, है ना। षड मतलब 6, षडानन। है ना। 6 सिर हैं जिसके, वो कौन है? कार्तिकेय जी। अगर हम बोले लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, कौन सा हुआ? लंबोदर जिसका पेट उधर मतलब पेट लंबा है, वो कौन से भगवान जी हैं? गणेश भगवान जी, है ना। यस मैम। ठीक है। अब ये बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में आपसे कोई अंतर पूछ ले तो कैसे बताएंगे आप? बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, है ना, किसी तीसरे पद की ओर यस संकेत करते हैं। यानी कि तीसरा अर्थ निकला। हमने बोला, जैसे हमने अभी बोला चार कौन सा था? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, यानी कि उसमें तीन और नेत्र, त्रिनेत्र में तीन और नेत्र दो चीज आई ना। एक सेकंड, त्रिनेत्र हमने जब बोला तो इसमें दो चीजें आ रही हैं। त्रिनेत्र में दो पद आ गए ना बेटा, एक तो तीन आ गया और एक नेत्र आ गया, दिख रहा है। लेकिन इन दोनों का यस मीनिंग ना निकल के तीसरा मीनिंग निकल रहा है। तीन है नेत्र जिसके, वो कौन से भगवान जी हैं? शिव जी, शिव। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसलिए बहुव्रीहि यस। समास की पहचान ये होती है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें तीसरे पद की ओर संकेत होता है। जबकि कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। अब उदाहरण भी दिया है उन्होंने बहुव्रीहि में, जैसे कमल नयन मतलब कमल जैसे नेत्रों वाले, कौन है? रामचंद्र जी, ठीक है।
और आपको कमल नयन Yes, ma'am. आपसे पूछे कमल नयन शब्द दे दें और कहें इसको बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में बताओ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? कमल जैसे नयन वाले मतलब नेत्र वाले रामचंद्र जी, अर्थात रामचंद्र जी, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि इसका तीसरा मीनिंग निकला, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है ना, इशारा कर रहा है, संकेत मतलब Yes, ma'am. इंडिकेट कर रहे हैं। और कमल नयन यहाँ पे कमल के समान नयन, मतलब उसके नेत्र कमल जैसी, समान मतलब जैसी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, उसके नेत्रों को, नेत्र क्या हो गया, नेमिंग वर्ड, कमल की तरह बताया जा रहा है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय वाली कहानी आ गई, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। आया बेटा? Yes, ma'am. एक्सरसाइज करते हैं आप थोड़ी सी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो हैं बेटा सब्जेक्टिव हैं, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. आपकी इसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद है। नीचे देखो, इसमें लास्ट में इसकी जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना। अभी ये कुछ क्लासेस में अव्ययी और कर्मधारय तत्पुरुष ऐसे बताते हैं, फिर ये कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व और अव्ययी भाव बताते हैं, है ना, और बहुव्रीहि बताते हैं, फिर Yes, ma'am. इसको कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष करके भेद भी बताते हैं, तो वो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है आपके समासों का। अभी समास किसे कहते हैं, उदाहरण सही बताइए, तो आप क्या बताएंगे? Eh, शब्दों को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। देखो ये रहा, दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, है ना। समास से क्या क्या होता है? समास से भाषा प्रभावशाली बनती है। उदाहरण में आप दे सकते हैं त्रिनेत्र, कोई भी शब्द दे सकते हैं, फिर भी किसी भी समास का। समास के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद, है ना, दिख रहा है बेटा? ऋषि